साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज का मंथन का हमारा मेन विषय है कि भाई आखिर पिछले 11 साल से या 12 साल से पूर्व सैनिकों के साथ ये सरकार धोखा क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है, इसके ऊपर हम मंथन करेंगे। और ये मंथन हम सभी के लिए है और सभी को ये सोचना है कि जो इसको अपना समझते हैं वो भी सोचें, जो इनसे नफरत करें वो भी सोचें, जो किसी दूसरी पार्टी से प्यार करते हैं वो भी सोचें, जो नॉन पॉलिटिक्स वाले हैं वो भी सोचें। हर किसी के लिए सोचने वाली बात है कि जब ये पार्टी सैनिकों के दम के ऊपर, सबसे पहले आपको सबको पता है, सैनिकों प्लस कर्मचारियों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उनके दम के ऊपर सबसे पहले ये कदम पे आई है, क्योंकि उन बंदों ने 13 के अंदर रेवाड़ी में रैली करके और इस पार्टी को आश्वासन दिया और सब कुछ करके, और फिर वो निकले आगे मैदानों में, घरों में, गांवों में, शहरों में, सिटियों में, और उन लोगों ने वैसा ही प्रचार किया जैसे उस टाइम इनके पास में उस टाइम कार्यकर्ता नहीं थे। और कार्यकर्ता कौन बने थे? सैनिक, पूर्व सैनिक, जो कुछ भी था, मतलब सबका मानस बन चुका था कि भी हमारे को ये सरकार लेके आनी है। एनी हाउ हम लेके आ गए, और लाने के बाद में अब इसमें धोखा हमने कहाँ खाया? क्योंकि देखो, जो इस सरकार के मुखिया जी है, उनका एक 11 साल में पक्का उसूल जो मैंने देखा है कि उनका उसूल है कि दोस्ती निभाते हैं तो भी बहुत तगड़ी निभाते हैं, चाहे जान देनी पड़ जाए, और दुश्मनी निभाते हैं तो भी इतनी तगड़ी निभाते हैं कि चाहे सारे कानून, किताबें, नीतियां, धर्म सबको साइड में रख के और वो उस दोस्ती को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो वहाँ जब 13 के अंदर जो वहाँ जो स्टेज सजी थी, उस स्टेज के ऊपर जितने भी हमारे महानुभाव बैठे थे सेना की तरफ से, वो सारे हमारे सबसे सीनियर अधिकारीगण थे। और वहाँ से ये मानसिकता बनी कि जो सेना के अंदर एक इतने सालों से चलता आ रहा था, ब्रिटिश टाइम से सेना बनी थी हमारी, तब से चाहे ब्रिटिश अधिकारी थे चाहे ये थे, लेकिन सेना पे शासन इनका है और इनका हुक्म उदुली कभी होता नहीं है। तो ये जितने भी जो जवान हैं, सैनिक है, जेसीओ है, ओआर है, जो कुछ भी है, एनसीओ है, ये इनकी हुक्म उदुली नहीं करने के कारण इतने आदत पड़ चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज भी उनकी हुक्म उदुली नहीं करेंगे। परसेंटेज चाहे कुछ भी हो जाए इनके पक्ष में रहेगी। तो उन लोगों ने मुख्य अपनी दोस्ती उनके ऊपर टिका दी कि बस इनको पकड़ के रखो, इनकी हर बात मानो, इनको हमेशा आगे रखो, और इनके पीछे अपने आप ये जो भेड़े हैं अपने आप ये गडरिए आगे ले चलेंगे। हुआ ऐसा ही, 14 के अंदर भेड़ें चली और गडरियों ने चलाया और आगे तक बढ़ गए। ओआरओपी 1 में कुछ मिली, उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और जो भी ध्यान दिया गया तो बैठे भी, लेकिन ज़्यादा सरकार के अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। कुछ कोर्टों में चले गए, कुछ कैसे भी किए। आया 19 का चुनाव, तो 19 के चुनाव में भी इनको पता था कि इनको साध के रखो। अब आपको पता होगा, इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही न्यायपालिका को अपने कब्जे में कोशिश करने की थी। क्यों? कि आपको याद होगा कि इतिहास से कई जज राज्यसभा में गए और राज्यसभा में वापस आके कई जज सुप्रीम कोर्ट के जज बने, यानी कि उस टाइम ये था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में जो सैन्य अधिकारी है वो आने लगे मेन स्ट्रीम के अंदर, और प्रशासनिक जगहों के अंदर उनको जगह दी जाने लगी, उनको अध्यक्ष बनाने जाने लगा, उनको राज्यपाल बनाने जाने लगा, उनको हर तरह से राज्य सभा में भेजने जाने लगा, उनको चुनाव लगाने लगे। यानी कि फिर आकांक्षा ये जागृत हो गई उस अधिकारी का, जो सीनियर अधिकारी है, कि मुझे किसी भी हालत में इस सरकार के सपोर्ट में रहना है तो मेरा भविष्य उज्जवल है, और मैं अपना विरोध में रहूँगा तो नहीं है। वो परिपाटी आज भी चल रही है, वो परिपाटी आज भी चल रही है, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि उस परिपाटी के तहत हमारे साथ में बहुत बड़े धोखे हुए, और इन्होंने जो
बोलते कि 500 करोड़ का वो था हमारा पैकेज। हाँ 500 करोड़ का था, क्योंकि वो कोश्यारी कमेटी का उसके अंदर हो सकता है कि जो सीनियर जो मतलब 54 साल तक के जो सुबेदार मेजर भी शायद ना आते, क्योंकि उसके अंदर एक मतलब 40 से 50 के बीच की एक एवरेज एज लेने के लिए बोली थी, 47 साल के आसपास में। मुझे वो कोश्यारी कमेटी न तो बाहर आई और न मैं वो मारूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों से सुनने में जो आया, जो मतलब कंसर्न में, कि भाई कोश्यारी कमेटी ने 47 साल के आसपास तक रखा कि 47 48 बस ये, इसमें चाहे जेशू भी आते हैं तो उनको भी ले लो। लेकिन कांग्रेस कमेटी ने 2 बार, एक बार तो जब छठा पे कमीशन हुआ था तो इन्होंने बोला अधिकारी उनके भी, हमें तो यूपीएससी वाले जितने भी उनके बराबर पेमेंट दो, वो सारी सुविधाएं दो, वो सब कुछ दो। तो एक के एंट्री ने बिल्कुल मना कर दिया, आ जाओ यूपीएससी में बैठ जाओ, पास हो जाओ, जो पास हो जाओ वो सेना में चले जाओ, बाकी घर चले जाओ। इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। फिर इन्होंने बाद में कांग्रेस ने क्लियर बोल दिया कि ऑफिसर्स के लिए तो ओआरओपी है ही नहीं भाई, आप लोग तो 60 साल नौकरी करते हैं, आप करिए अपनी नौकरी। किसने बोला आपको? आप मत छोड़िए, आपके लिए तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। अगर आप कैप्टन भी है तब भी आप है जो 54-55 साल तक करिए, कर्नल है तब भी कीजिए, जनरल है आप 60 साल तक करिए। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के टाइम में, उस टाइम जो 13 में जो फाइनल हुआ था, उस टाइम ऑफिसर्स आउट थे, ओआरओपी से आउट थे। इस वजह से इन्होंने चुपचाप अपना मुंह रखा। फिर इन्होंने पीछे से डील किया, अगर आप हमें आगे लेते हैं तो इन भेड़ों को लाना हमारा काम है और ये भेड़ें हमेशा रहेगी। अब दूसरा आता है, पहले तो यह धोखा खाया, फिर बाद में क्या है कि एक जैसे ही हम पेंशन आते हैं तो एक पहले से ही इस पार्टी का एक जाल बिछाया हुआ है, सैनिक सेवा परिषद, ठीक है ना। तो जो सैनिक सेवा परिषद है उसके पीछे ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ही हैं, ठीक है ना। तो लोग इनकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, और एक बार जब सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो ये एक तरह से कट्टर वही हो जाते हैं। हम सैनिक बेशक सेना में कुछ नहीं थे, लेकिन आने के बाद जब हम सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, सेवा परिषद की बात कर रहा हूँ, सैनिक सेवा परिषद, जो कि आरएसएस की एक मुख्य और अपना इसका अपना बीजेपी का मुख्य। तो इसमें जो लोग चले गए वो वापस आने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जो चले गए वो इनके वोटर बन ही गए वैसे भी। अब फिर जो बचा कुचा तो इन्होंने सैनिक प्रकोष्ठ बनाए, और प्रकोष्ठ बना के जो लालच दिए, उनके अंदर प्रकोष्ठों में अधिकारी थे पूरे, और उन अधिकारियों ने फिर खींचना शुरू कर दिया। और हमारा खिचड़ा स्वभाव है, अभी चिलम भरनी अपना काम है, अब आदत पड़ी हुई चिलम भरने की, तो छूटेगी कहाँ से? नहीं छूटेगी। हम इंडिपेंडेंट तो खुद हो ही नहीं सकते ना भाई, हम कितने भी चिल्लाएं रोए पीटे, इंडिपेंडेंट हम नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारी आपसी फूट है ना, आपसी फूट वो कभी हमारी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि सेना का जो अधिकारी का कैडर एक ही है, वो अधिकारी है, कैडर एक ही है, उनके एक या दो ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन हम लोग क्या है, सपोर्टिंग आर्म से, फाइटिंग आर्म से, कवरिंग फायर वाले आर्टिलरी है, या अपना आर्मर्ड कोर है, इस तरह से हम कोरों में, इन्फेंट्री में, आरटी में, आर्मर्ड में, एयरफोर्स में, नेवी में, इतने हम बंटे हुए हैं। इस तरह की हमारी तालीम है कि उस तालीम के हिसाब से जैसे जन्म से होती है, उस तालीम के हिसाब से हम लोग उस सांचे में फिट बैठते ही नहीं है कि जो बोल दिया कि भाई हम एक नहीं हो सकते, नहीं हो ही नहीं सकते, हमारा वैसा ढांचा नहीं बना हुआ है। तीसरा, जब ये तो फिर चला गया, तीसरा ये हुआ कि जब 19 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि हाँ ओआरओपी दे दी गई है, लेकिन टेबलें नहीं बनी थी। जब जाके टेबलें आउट हुई और ये मतलब प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, कोर्ट का प्रेशर पड़ा, और जब ये 22 के अंदर सब कुछ खुलासा हो गया कि इसमें भी बहुत बड़ा धोखा हो गया, तो भी इन लोगों को जब हमने एजिटेशन किया, अपना जंतर मंतर पकड़ा, तो जंतर मंतर के ऊपर भी हालात ये हुई कि इनकी तिरछी नज़र थी और तीखी नज़र थी। इन लोगों ने कैलकुलेशन किया, इनके बंदे छोड़े हुए थे, आर्मी के अपने खुद के बंदे जो आर्मी के थे, जो इनके एजेंट थे, जो कुछ भी थे, लेकिन वो सारी रिपोर्टें ऊपर जाती थी। और जब हमारे मतलब आंदोलन आए, हमने जो आंदोलन किए एक एक दिन के, मतलब जो भी धरना प्रदर्शन किया, तो वो जो हमारी जो स्ट्रेंथ थी, जैसे राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई हमारे को अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, आए हम लोग स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। कभी भी हम 40-50 हज़ार से ऊपर कहीं किसी भी मैदान में हो नहीं सके। जैसे सिविल कर्मचारी 1 लाख से ऊपर चले गए थे, लेकिन हम 1 लाख भी हो नहीं पाए।
इसका अपना खुद का जो ये कपिल का एक वीडियो जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम अभी संसद घेराव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि अभी हमारी 1 लाख की स्ट्रेंथ नहीं हुई है। जिस दिन 1 लाख की स्ट्रेंथ हो जाएगी हम संसद घेराव करेंगे। कि ये उनका वीडियो कहीं आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कामयाब नहीं हुए। दूसरा, इनको ये लगा कि चाहे रेवाड़ी रैली हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, ये जगह सारे आदमी एक ही है। यानी कि जो रेवाड़ी में आया है वही जंतर मंतर में आ रहा है, जंतर मंतर वही रामलीला मैदान में आ रहा है। ठीक है ना? यानी कि आदमी दूसरे नहीं है। सरकार ने कैलकुलेट निकाला कि ये जितने भी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। जो इनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इनके मतलब वो चाटुकार है, जो कुछ भी है, जो इनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी कर लो, ये 35 लाख 37 लाख कितनी भी संख्या दे, लेकिन ये 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। यानी कितना भी खींच के आप ले लोगे तो ये 1-1.5 लाख ही है। एक अधिकारी वर्ग को छोड़ दें तो वो 3% सारा बड़ा वाला मोबाइल रखते हैं। बाकी इनमें से 5 या 7% के पास में बड़ा वाला फ़ोन है जो सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन गांव के ग्रामीण जो भारत बसता है 75%, ठीक है, 75% वो जो फौजी है वो छोटा वाला अपना वो रखता है। तो इनको तो आपने मीडिया बैन कर दिया। तो ये जो यहाँ की स्टोरी इनको पता नहीं है कि भाई जंतर मंतर में क्या हो रहा है, हमारा आंदोलन क्या हो रहा है, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, ओआरओपी क्या है क्या नहीं है, मतलब वहां तक लोगों को पता नहीं। सैनिकों को हम चिल्ला बेच सक रहे हैं 35 लाख के लिए, 7 लाख महात्मा बंधुओं के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। हम दावा करते कि हमने इतनों को जगा दी, कोई नहीं जगा हुआ, सब सोए हुए हैं। ये मन का भाव निकाल दो। हाँ, ये जो 1-1.5 लाख या 2 लाख के अंदर जो जगे हुए हैं, यही हर जगह काम आते हैं। अपने मन को मार के हर जगह आपको सहायता करते हैं। चाहे वो साबका हो, चाहे वो एफईए हो, चाहे वो आईबीओ हो, चाहे वो हमारी अपने वीर बहादुर सिंह साहब का अपना वो हो, वेटरन हो, तो मतलब कोई भी हो, यही बंदे हर जगह काम आते हैं और यही बंदे अपना फर्ज निभा के वापस चले जाते हैं। उन बंदों में से 50% ये है कि उनको किसी संगठन से मतलब नहीं है, उनको तो आवाज़ आई तो वो चले आते हैं अपना बड़ा खर्च करके, उनको लगता है कुछ मिल जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो हमारी छवि जो बाद में जो खराब हुई है वो हुई बाद में मीडिया के अंदर। जो सोशल मीडिया है बड़ा खतरनाक है। इस सोशल मीडिया के अंदर जो बाद में हमारी लड़ाई चली है, इकट्ठे नहीं हुए चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जो हम आपस में एक दूसरे को चोर, कुत्ता, कमीना, ये वो, तुमने तोड़ दिया, तुमने भोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने चोरी कर लिया, तुम लोगों ने नकली ये वो पर्चियां छाप दी, तुम लोगों ने वो उतना खा लिया, तुम लोगों ने उतना खा लिया, बस ये जब सरकार के पास में सारी रिपोर्ट पहुंच गई कि अब ये इतने निचले स्तर पे आ गए हैं कि अब ये अगला एजिटेशन ही नहीं कर सकते, अगला एजिटेशन कर ही नहीं सकते। और अधिकारी ने श्योर कर दिया कि आप चिंता मत करो, अब इनका जो बिखराव था वो निचले हद तक हो चुका है। यानी कि जो ये शहरों डिस्ट्रिक्टों के अंदर थे वहाँ भी टूट गए, तरबतर हो गए। तो ये सब धोखा हमारे साथ में हुआ और सरकार कॉन्फिडेंस में चली गई कि भाई अब ये कुछ भी करे, सैनिकों की तरफ से, जो पूर्व सैनिक है इनकी तरफ से निर्भय हो जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें, अगर आप लोगों ने देश की धरती के लिए कसम खाई है, ठीक है ना, कि हम सैनिक थे तो हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी महत्व नहीं रखती थी, हमारी ड्यूटी महत्व रखती थी, तिरंगा झंडा महत्व रखता था, या हमारा धर्म पे खाई हुई कसम महत्व रखती थी। आज आप पूर्व सैनिकों उसी चीज़ को दोबारा याद कर लो। और जो आज आपकी बहनों, माताओं बहनों के साथ में जो धोखा हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर हमारे रिजर्विस्ट के साथ में, हमारे जो ये मेडिकल वाले हैं जितने भी हमारे, ठीक है ना, जो हमारे युद्ध घायल है, जो हमारे मतलब सिपाही रैंक से नीचे के हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं मिला है और जिनको आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है। अरे कम से कम हम आटा दाल तो ले आएंगे, या आटा नमक ले आएंगे यार। उनका आटा नमक भी मुश्किल हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन मुश्किल हो रही है यार। उनको भी अगर न्याय दिला दोगे तो भी मालिक के घर आपको जगह मिल जाएगी। उसके लिए मैं आपको एक बार बताऊँ कि ये अगले 5 साल टारगेट कर लो, टारगेट कर लो कि अगले 5 साल हमने और कुछ नहीं करना है, इस सरकार के विरोध हमेशा ही प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन कहाँ करना है? अपने जिलों में नहीं,
जिलों से भी जाओ तहसील लेवल तक, तहसील लेवल तक अपनी कमेटी बनाओ, एक्स सर्विसमैन की कमेटी बनाओ, है तो अच्छी बात नहीं, बनाओ। और बना के मतलब वहाँ के एसडीएम को हर 3 महीने में एक नोटिस राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के नाम देते जाओ, और उसमें एक ही चीज़ लिखो कि हम सरकार के विरोध के अंदर आगे सबक सिखाएंगे। सबक का मतलब हम इस सरकार के पक्ष में नहीं हैं। और इसका वक्त वक्त पे, अब जैसे ये आई हुए अभी इसको 4-5 महीने हुए हैं, पहले चुनाव अभी हरियाणा में है या महाराष्ट्र में है, जहाँ भी है, जैसे जैसे ये स्टेट हारती जाएगी हमारा मकसद सफल होता जाएगा। लेकिन अब जिनको ये है कि भी इस पार्टी में ही आपका पूरा देश का भविष्य है, तो वो मुझे माफ़ करे, ठीक है ना। क्यों कि आज ये पार्टी थी, ये देश पता नहीं करोड़ों साल पुराना है, और करोड़ों साल से पता नहीं कितने पहले राक्षस आए, वो आए, हूण आए, जो भी आए, ये देश तो अपने सनातन की लड़ता आ रहा है, लड़ता जा रहा है। इस देश के अंदर सीधी सी बात है, जाति कानून में पूछी जाती है, आपस में जाति नहीं पूछी जाती है। आप किसी होटल में जाइए, कोई नहीं पूछेगा कि आप किस जात के। आप सुबह मजदूरी जाइए किसी के घर पे, कोई नहीं पूछेगा तेरी जात क्या है। आप कहीं पर भी जाइए दिन में, आपको कोई जात नहीं पूछेगा। जात आपको तब पूछेगा जब आप किसी सरकारी फॉर्म को भरेंगे, तब लिखा जाएगा तेरी जात क्या है, या कानूनी कोई चीज होगा तेरी जात क्या है। तो ये जात का भी जो खेल खेला गया, ये भी राजनीति का खेल है, न कि आपस में हमारा अपना खेला हुआ। हम आपस में एक दूसरे के साथ में कोई हमारा है भी नहीं, तो फिर हम क्यों इसके पीछे पड़े जात पात के। क्योंकि जात पात तो कानून कर रहा है ना भाई। हमें बांटा तो भी कानून ने बांटा, पहले अंग्रेजों ने बांटा जात पात करके, अब प्रेजेंट कानून ने बांटा हुआ है, तो हम इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे ही अभी हम एक्स में हुए तो हमारे को फिर बांट रहे हैं। आप लोग अब बंटिए मत, अब आप एक हो जाइए, चाहे आप लीग में हो लीग में रहिए, कांग्रेस में हो कांग्रेस में, जहां रहना रहिए। लेकिन आप जो सरकार आपके साथ में आपके मेहनत का फल नहीं देती है, उस सरकार के विरोध हो जाइए। बस ये धर्म अपना लीजिए, जो हमें नहीं सुनता है उसकी हम नहीं सुनेंगे। यार कम से कम इतना तो करो ना, आप करो तो सही। जब आप आधे पड़ाव में पहुंचोगे ना 2.5 साल में, नानी याद आ जाएगी। लेकिन ये हमारे को, जैसे जयपुर लीग ने इस बात को माना, मेरे पिछली वीडियो में थोड़ा सा इशारा था, उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया, हमारे कठुआ ने शुरू कर दिया है, हमारे हरियाणा में शुरू हो गया है। ऐसे ही मैं पूरे देश को आह्वान करता हूँ, भाइयों मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, न तो मेरे पास कोई व्यूवर है, न मेरे कोई मतलब वो मेरे को सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो को लेंगे और आगे पता नहीं 10-10 को 50-50 में ग्रुपों में फैला देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, मंत्र एक ही है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हो तो एक मंत्र तो आप कह दो, जो सरकार हमारी नहीं सुनेगी उसकी हम नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। आप उसके विरोध हो जाइए, आप स्टेट को छोड़ दीजिए। हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, हम केंद्र से हैं। केंद्र में जो भी सरकार हमारा साथ नहीं देती है उसको पलटो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे मिलीजुली सरकार हो, जो आपका नहीं सुनता उसको पलटो, ठीक है ना। और वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्टेटों से। जहाँ जहाँ इनको आप हराओगे वहाँ से सीधा एक ही मैसेज मिलेगा, कर्मचारी अब आपके साथ में सारे कर्मचारी है, आपके साथ में जितने भी पूर्व कर्मचारी है, कोई एक आप सैनिक नहीं हो। अब आप जितने भी पूर्व कर्मचारी है वो सारे आपके साथ में, और जैसे आप बाहर निकलोगे वो सारे कर्मचारियों के संगठन भी आपके साथ आ जाएंगे। और जब आप सारे एक साथ आ जाओगे, एक ही मंत्र रहेगा कि इस सरकार को हटाओ जो हमारी नहीं सुन रही है। तो ये कर्मचारी, मजदूर, किसान सारे जो अभी इस सरकार से खफा है, अगर एक तक के मंच पे नहीं भी आते हैं, लेकिन इस मिशन को ले चलते हैं कि जो हमारे नहीं उसके हम नहीं, तो आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे, 100% जीत जाओगे। और चुपचाप घरों में बैठे रहोगे तो भाई बैठे रहो, मैं भी तो बैठा हूँ, लेकिन कम से कम मैं इतना है कि आप तक आवाज़ पहुँचा रहा हूँ, अपना दर्द पहुँचा रहा हूँ। जो कर रहे हैं चाहे वो मेरे से सहमत है या नहीं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। अरे कम से कम वो जो मैं और कपिल आपस में नहीं बनती एक दूसरे की, मोहनरंजन जी से नहीं बनती है, लेकिन जो कर रहे हैं सैनिकों के लिए तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना भाई। हमारी आपस में हम एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। मैं अभी भी कसम खाता हूँ अपने सारी विद्या की
कि ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं सामने आ रहे हैं, हमें वो सुन रहे हैं, उनको हम सुन रहे हैं, उनकी अच्छी बातें हम कह करके आप तक पहुंचा रहे हैं। हम में से कोई ठीक ढंग की कोई एक बात निकली तो वो आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन हम सभी को ये चीज़ करनी पड़ेगी, जो हमारा नहीं उसके हम नहीं। वोट की चोट, और हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, न शस्त्र न अस्त्र न कोई और कुछ भी नहीं है, बस यही है। करोगे तो शायद पार हो जाओगे, नहीं करोगे तो वैसे भी हम अपने आने वाली पीढ़ी के गुनाहगार तो है ही हैं। और क्यों हुए? हम खुद हुए, अपनी गलती से हुए। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देते हैं। मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूँ, मैं दूसरे को क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आगे की एक दो क्लिप देखना और उसके अनुसार ही आप चलना। और मैंने आगे एक ऐसी क्लिप दी है कि जो शोध किया है किसी ने, उस शोध के बारे में भी सब सोचना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर के अध्यक्ष है अर्जुन सिंह राठौड़, सेवानिवृत्त अध्यक्ष है सूबेदार अर्जुन सिंह साहब जी। तो इन्होंने जो अपने जिला पूर्व सैनिक संघ की एक मीटिंग रखी है, और मीटिंग भी 3 नवंबर को ही रखी है, दिनांक 3 नवंबर रविवार प्रातः 11 बजे, और A3 सिंह भूमि मरुदर हॉस्पिटल के पास खातीपुरा जयपुर। इसके अंदर एजेंडे पॉइंट भी मांगे गए हैं, और किसको देने हैं? सचिव नरपत सिंह जी राठौड़ को देने हैं, 17 अक्टूबर तक दे देने हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ इस संघ जिला पूर्व सैनिक संघ तक भी पहुँच रही है, तो अभी वो समय आ गया है कि हमारा मतलब जो सरकार प्रेम, पार्टी प्रेम या कोई और प्रेम था, या किसी भी तरह से कुछ भी था, तो ये अभी हमारे नाक से ऊपर चला गया है। और अभी 3 प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, और जो आपके सामने आया है वो सिवा धोखा धोखा धोखा। यानी कि हम 71 के बाद में चाहे किसी भी सरकार है, हम सरकारों से धोखा खा रहे हैं। इसलिए जो सरकार धोखा दे उस सरकार को नीचे उतारो, बस सीधी सी बात है। रही बात हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, अरे भाई हमने तो कोई सरकार उस बॉर्डर पे भी लड़के मरना ही था, नहीं मरे, वो हमारी नसीब है। और जो हमारे लोग मर के आ रहे हैं उनको अब शहीद भी नहीं कहना हमने। अब कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं वो अभी मुंह पे चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतिहास से, आज़ादी से पहले से ही मतलब उनको शहीद मतलब ये कहा गया। और ये शहीद के बीच में कौन सा वर्णन लेके आए वो मेरे दिमाग से बाहर है। बाकी जिसके दिमाग में आए कि ये उर्दू का है, ये हिंदी का है, ये अंग्रेज़ी का है, अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। देश जो भी है, मैं फिर इसमें वो नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन इस जिला पूर्व सैनिक संघ के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान के पूर्व संघ है, जिला पूर्व सैनिक संघ, चाहे वो कोई लीग का है या मतलब अपना पूर्व सैनिकों का है, स्टेट का है, मतलब किसी भी तरह का संगठन है, जिला है। और मैं बोलता हूँ जिला से तहसील तक जाइए, और आप लोग सभी अगले 5 साल के लिए हर जगह हर सैनिकों को कसम दिलाइए कि भाई अभी हम लोगों ने एक काम करना है कि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इस सरकार को एक बार हटाओ भाई, हटा दो। तो हो सकता है कि अगली चाहे कोई सरकार आए, देती है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी हटाते जाएंगे। और हम किसी के ऊपर किसी का कपड़े फाड़ नहीं सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं। देश की प्रॉपर्टियाँ बड़ी मुश्किल से क्रिएट हुई है, उसको तोड़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कम से कम वोट की चोट का अभी एक मंत्र बना लीजिए भैया, वोट की चोट का मंत्र, चाहे कोई भी हो। अगली सरकार नहीं सुनती है, फिर दूसरी को ले आओ। इस तरह से अगर आप इनको चोट देते जाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कुर्सी सबको चाहिए, राजनीति सबको चाहिए, शासन सबको चाहिए। और जब तक आप शासन से बेदखल नहीं करोगे, क्यों कि अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसके दिमाग में जो घमंड है, वो घमंड में मेरे ब्यौरे में आपने आके सुन ही लिया होगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, भारतीय सेना ने फरवरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है। तो मार्टियर शब्द का गलत इस्तेमाल, मतलब कि जो मतलब सेना के अंदर जो युद्ध के अंदर मतलब वीर गति को प्राप्त कर जाता है, तो उसको है जो शहीद न कहा जाए। मतलब ये आज़ादी के 75 साल के बाद में हमारे देश ने मतलब जो गलत अंग्रेजी थी वो 75 साल तक ब्रिटिश टाइम में भी इसको चलने दिया, और ब्रिटिश टाइम के बाद में भी चलते रहे। और भगत सिंह को शहीद आजम कहा गया। शहीद आजम किसको कहते हैं? तो इस तरह से मतलब बाकी अभी तक हम हर एक के आगे शहीद लगाते आए हैं, शहीद स्मारक लगा। अब तो सब पूरे देश के अंदर जितने स्मारक है
उसके आगे से शहीद वर्ड हटाना पड़ेगा। तो जी ये खोजकर्ताओं के लिए भी कोई डॉक्टरेट की उपाधि, या इनको तो सीधा ही मतलब वो कौन सा जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो एक खोज के लिए एक पुरस्कार मिलता है, तो वो वर्ल्ड लेवल का वो पुरस्कार मिलना चाहिए। क्योंकि ये शब्द इन्होंने कितने सालों बाद में खोजा है, जो मतलब अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में पहले था नहीं। और जो पहले वाले जो लोग थे वो इतने मतलब हीन भावना के मतलब वो सोच रखते थे कि इस शब्द का कभी अर्थ समझ नहीं पाए। एनी हाउ हमें तो समझ में कुछ भी नहीं आया। अब इन्होंने बोला कि इस्तेमाल क्या करना है, किल्ड इन एक्शन, यानी कि मारे गए, ठीक है ना। लेड डाउन देयर लाइव्स, अपना जीवन न्यौछावर किया। सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर नेशन, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। फालन हीरोज, वीरगति प्राप्त हैं। इंडियन आर्मी ब्रेव्स, भारतीय सेना के वीर। फालन सोल्जर्स इत्यादि, मतलब इस तरह से ये शब्द लिए गए। और शहीद को बताया गया कि जो धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए जिसने त्याग किया है, वो सारे शहीद हुए हैं। तो भाई ये भी मातृ रक्षा भूमि भी धर्म ही तो है। मातृ रक्षा जो हम करते हैं, उसके लिए जो शीश कटाते आए हैं, और आदि समय से अपने मातृभूमि के लिए शीश कटाते आ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर भी ये शहीद शब्द उर्दू के साथ जोड़ के यहाँ पर भी कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम की कुंठा सेना के अंदर भी भेज दी गई है। क्योंकि ये शहीद शब्द जो है किसके लिए, मतलब पहले भी इसका एक मैंने 2-4 वीडियो भी देखे हैं, वीडियो नहीं कि क्लिप बनाई गई है कि जो शहीद मतलब का मतलब ये होता है, ये मतलब ये IT सेल की उपलब्धि उसमें आई थी इस लेटर के निकलने के बाद में। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको तो मैं बोलता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए, जो इतने सालों के बाद में अंग्रेजी का ये शब्द आज सही हुआ है और आज़ादी के 75 साल बाद में शहीद हुआ है। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार को चाहिए कि आर्मी हेडक्वार्टर के सेना के इस पत्र को खुद संज्ञान में ले। कौन दे? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जारी करे कि जितने भी हमारे शहीद सैनिक स्मारक है, उसके आगे से ये शहीद शब्द हटाए, ये हटाए। उसके बाद में फिर जो मर्जी आपको इसमें से अच्छा लगे वो लगाए। क्योंकि नाम चेंज करने के लिए तो हमने 10 साल में इतना प्रयास किया, तो एक नाम सैनिकों के लिए भी चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो मतलब मातृभूमि रक्षा कोई धर्म नहीं है। अरे धर्म क्या, धर्म की किताब के ऊपर हाथ रख के जब हम कसम खा लेते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा जल थल नभ के मतलब गीता के ऊपर और झंडे के सामने, क्योंकि झंडा हमारा मतलब एक तरह से मतलब आसमान में फहराता है और आसमान में हम ईश्वर को साक्षी रखते हैं। तो आसमान में ही उस झंडे को ईश्वर की तरह साक्षी रख के हम करते हैं, और साथ में गीता की, रामायण की, सॉरी अपना कुरान की, बाइबल की, ठीक है ना, और गुरु ग्रंथ साहिब की, सब की कसम खाते हैं। तो फिर वो धर्म हुआ कि नहीं?